इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति और फिर उसके राजत्व सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों के दो पक्ष, उसकी उत्तर भारत विजय और उसकी दक्षिण नीति की चर्चा पिछले वीडियोस में की जा चुकी है। इस वीडियो में हम उसकी मंगोल नीति के बारे में बात करेंगे। इस संदर्भ में प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक लोकप्रिय एमसीक्यू है कि भाई किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय सर्वाधिक मंगोल हमले हुए, तो इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। और ये आक्रमण किसने किए? ये आक्रमण किए मध्य एशिया में ट्रांसआक्सियाना और माबर उन्नर के मंगोल शासक दवा खां की सेनाओं ने किए। दिल्ली पर कुल 6 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण 1297-98 1297-98 में कादर के नेतृत्व में पंजाब पर हुआ, जिसे उलूग खां और जफर खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने जलंधर के आसपास विफल कर दिया। दूसरा मंगोल हमला 1299 में साल्दी के नेतृत्व में हुआ, जिसे जफर खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना द्वारा विफल कर दिया गया। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 के अंत में कुतुलुग खाजा के नेतृत्व में हुआ और इस बार सेनाएं दिल्ली के नज़दीक तक पहुंच गई थी, लेकिन अलाउद्दीन के योग्य सेनानायक जफर खां ने वीरता के साथ इस आक्रमण को भी विफल कर दिया। चौथा मंगोल हमला 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ। इस बार पुनः दिल्ली के निकट तक मंगोल सेनाएं आ गई थीं और दिल्ली की रक्षा के लिए दिल्ली के चारों ओर खाइयां खुदवाई गई, किंतु मंगोल सेना दिल्ली को कोई क्षति पहुंचाए बिना ही वापस मध्य एशिया चली गई। पांचवा मंगोल हमला 1305 ईस्वी में अली बेग और तरतत के नेतृत्व में हुआ। इस बार इस हमले को मलिक काफूर और मलिक तुगलक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं द्वारा परास्त किया गया या विफल किया गया। छठा और अंतिम मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में इकबाल मंदा और कुबक के नेतृत्व में हुआ। इस बार भी मलिक तुगलक और मलिक काफूर ने साहसपूर्वक इस मंगोल हमले को विफल कर दिया। 1306 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन के काल में कोई मंगोल हमला नहीं हुआ, बल्कि अलाउद्दीन ने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मलिक तुगलक को प्रांतपति नियुक्त किया और मलिक तुगलक एक योग्य सेनानायक था। उसने सीमा की सुरक्षा तो की ही, साथ ही वह अब स्वयं मंगोलों के क्षेत्रों पर हमले करने लगा। इस प्रकार अलाउद्दीन को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने मंगोल आक्रमणों के वेग को तोड़ दिया और अब दिल्ली की सेना का भय मंगोलों पर छा गया। अलाउद्दीन के काल के बाद मंगोल आक्रमणों का स्वरूप उतना भयंकर और विनाशकारी नहीं रहा जो इससे पहले था। अलाउद्दीन की इस मंगोल नीति के बाद हम उसके राजत्व सिद्धांत की बात करेंगे। बलबन के संदर्भ में राजत्व सिद्धांत की चर्चा करते हुए आपको बताया गया था कि राजत्व का अर्थ क्या होता है। राजत्व का अर्थ है, थियरी ऑफ किंगशिप का अर्थ है कि राजा के पद और उसके अधिकार और उसके उत्तरदायित्व के बारे में विचार। और हम मध्ययुग की बात कर रहे हैं, जहाँ निरंकुश राजतंत्र का ज़माना है। वहाँ पर राजा स्वयं राजपद के बारे में, राजा के अधिकारों के बारे में, राजा की शक्ति के स्रोत के बारे में क्या सोचता है, वही राजत्व कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का जो स्रोत है वो है अमीर खुसरो की रचनाएं और बरनी की तारीख फिरोज शाही। इन रचनाओं में कहीं भी एक स्थान पर उसके राजत्व संबंधी विचारों को संकलित नहीं किया गया है, बल्कि परिस्थितियों और संदर्भ के अनुसार उसके राजत्व संबंधी विचारों का प्रस्तुतिकरण हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व संबंधी विचार या उसके राजत्व सिद्धांत की
तीन प्रमुख विशेषताएं हैं या तीन प्रमुख पहलू हैं। पहला है शासक की निरंकुशता, दूसरा है धर्म और राजनीति का पृथक्करण और तीसरा है साम्राज्यवाद। शासक की निरंकुशता की अगर हम बात करें तो बलबन भी अपने राजत्व में शासक की निरंकुशता की बात करता है, लेकिन वह सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हुए कहता है कि भाई क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है इसलिए वो सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, ईश्वर के अलावा कोई भी उसकी शक्ति पर अंकुश नहीं लगा सकता। लेकिन अलाउद्दीन ने शासक की सत्ता को सर्वोपरि बनाया और इसके लिए किसी धार्मिक समर्थन का सहारा नहीं लिया। उसके अनुसार सत्ता का जो स्रोत है वो शक्ति में निहित है। शासक न तो ईश्वर की दया से सिंहासन प्राप्त करता है, न जनता की इच्छा से, और न ही उलेमा और सामंतों के सहयोग से। वह तो अपने बाहुबल से सत्ता पर अधिकार करता है और जब तक वो शक्तिशाली रहता है उसकी सत्ता बनी रहती है। अपने व्यवहार से भी अलाउद्दीन ने शासक की निरंकुशता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसने सामंत वर्ग को शक्तिहीन बनाया, धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त किया और पहली बार नियमित अर्थव्यवस्था को लागू किया, जिससे सुल्तान की निरंकुशता अपने चरम पर पहुंच गई और सल्तनत काल का कोई दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी जितना शक्ति संपन्न शासक नहीं बन पाया। उसके राजत्व के दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, धर्म और राजनीति का पृथक्करण, तो उसने धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। उसने एक बार कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर शरीयत के आदेशों के संबंध में काजी मुगीस से कुछ प्रश्न किए थे। शरीयत का मतलब आप सबको पता है, इस्लामिक कानून। ये चार मुद्दे कौन से थे, ये चार प्रश्न कौन से थे? पहला, राज्य में हिंदुओं की क्या स्थिति होनी चाहिए। दूसरा, देवगिरी से लूट में जो धन प्राप्त हुआ है वह क्या अलाउद्दीन का निजी धन है या उस पर राज्य का अधिकार है। तीसरा प्रश्न था कि राजकोष का कितना अंश सुल्तान के खर्च के लिए लिया जा सकता है। और चौथा प्रश्न था मृत्युदंड और अंग भंग की सजा देने का अधिकार सुल्तान को कहाँ तक है। काजी ने अपने इन प्रश्नों के जवाब में कहा कि राज्य की हिंदू प्रजा को कोई अधिकार नहीं है, वे जजिया कर देकर राज्य में रह सकते हैं, उन्हें सिर्फ कर देने का अधिकार है। देवगिरी के धन के संबंध में काजी ने कहा कि नियमतः यह धन राजकोष का अंग है। राजकोष से सुल्तान को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इसका निर्धारण काजी मुगीस ने अलाउद्दीन पर ही छोड़ दिया कि वह शासक की गरिमा और महत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार धन का उपयोग कर सकता है। सजाओं के बारे में काजी ने स्पष्ट किया कि सुल्तान दंड देने में सक्षम है किंतु अंग भंग की सजा देने में सक्षम नहीं। किंतु अलाउद्दीन ने इसे अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के हित में जो निर्णय लेना जरूरी होगा वह निर्णय लिया जाएगा, भले ही वह निर्णय शरीयत के प्रतिकूल हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राजनीतिक निर्णयों में राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि शरीयत के आदेशों को। इससे पहले भी मोहम्मद कासिम के समय से ही मुस्लिम शासक परिस्थिति के अनुसार शरीयत के आदेशों में संशोधन करते रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी घोषणा से यह स्पष्ट नीति प्रकट हुई कि धर्म और राजनीति में पृथक्करण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का जो अगला पहलू है वो है साम्राज्यवाद। इस संबंध में उसके विचारों की अभिव्यक्ति अमीर खुसरो द्वारा की गई है। अमीर खुसरो कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं। जब तक सारे विश्व को जीत नहीं लिया जाता तब तक विजय अभियान जारी रहना चाहिए। व्यवहारिक रूप से भी विभिन्न राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए
हर राज्य को अपना विस्तार करना चाहिए, अपने संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए। जो राज्य ऐसा नहीं करता वह कमजोर और पराजित हो जाता है। इसी सिद्धांत ने अलाउद्दीन को साम्राज्यवादी विस्तार के लिए प्रेरित किया, जो कि हम उसकी उत्तर भारतीय विजय योजना और दक्षिण भारतीय नीति के रूप में देख चुके हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व संबंधी विचार के इन तीनों प्रमुख पहलुओं, निरंकुशता, धर्म राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद, इनको समझने के लिए बर्नी द्वारा वर्णित अलाउद्दीन की 2 योजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था और उसने विश्व विजय की योजना भी बनाई थी, लेकिन उसके परामर्शदाता अलाउल मुल्क के सुझाव पर उसने इन दोनों ही योजनाओं को मूल रूप से त्याग दिया। काजी ने अलाउद्दीन को बताया कि धर्म की स्थापना का काम पैगंबरों और देवदूतों का है, न कि शासकों का। उसने यह भी स्पष्ट किया कि विश्व विजय से पहले भारत के ही अविजित राज्यों को जीतना और उन पर सत्ता स्थापित करना आवश्यक है। अलाउद्दीन ने विश्व विजेता बनने के लिए ही सिकंदर उस सानी की पदवी भी धारण की थी, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर जैसा। इसके अलावा अपने राजत्व सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के लिए उसने आंतरिक विद्रोहों के दमन के लिए प्रशासनिक विनियम बनाए, सैनिक सुधार किए जो कि बहुत ही मौलिक थे, नियमित अर्थव्यवस्था की स्थापना की और भूराजस्व व्यवस्था को स्पष्ट किया, बाजार नियंत्रण नीति लागू की और इन सब कार्यों के परिणाम स्वरूप वह एक शक्तिशाली सुल्तान के रूप में उभरा। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, उसके सैनिक सुधार, उसके प्रशासनिक सुधार, भूराजस्व सुधारों की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।